नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष गोपाल शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। सीरीज प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं जो कि संबंधित है हमारे पेड कोर्सेज के बारे में। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए इन कॉलिंग नंबर्स पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड कोर्सेज संघ लोक सेवा आयोग एवं सभी राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए संचालित किए जाते हैं। इन्हें ज्वाइन कर आप अपनी तैयारी के स्तर को और अधिक बेहतर बना सकते हैं एवं अपनी तैयारी में और अधिक गुणवत्ता लाकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल एकदम निःशुल्क है। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना होगा। आप प्ले स्टोर से जा करके टेलीग्राम ऐप जो कि एकदम निःशुल्क है उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से इसमें सर्च कीजिए और ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल के मेंबर बन जाइए। इसका लाभ आपको ये होगा कि हमारे जितने भी फ्री इनिशिएटिव संचालित किए जाते हैं, जितना भी निःशुल्क स्टडी मटेरियल हो गया, जितने भी निःशुल्क वीडियो हैं और जितने भी अन्य निःशुल्क कार्यक्रम छात्रों के हित में चलाए जाते हैं, उन सभी की अपडेटेड एवं लेटेस्ट जानकारी आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। उसका सब्सक्रिप्शन एकदम निःशुल्क है। यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो थे वो हमेशा से फ्री हैं और हमेशा फ्री रहेंगे। ऐसी प्रतिबद्धता स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की छात्रों के प्रति रही है और हमेशा रहेगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो वीडियो सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों के ऊपर। इस क्रम में 2016 की मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र को आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जिसमें 2016 की मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र के खंड आ के जो प्रश्न है उनके ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। विज्ञान एवं विज्ञान तकनीकी से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए प्रत्येक लगभग 1 या 2 पंक्तियों में। ठीक है, तो जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनके वो वाले प्रश्न है, इनको उत्तर देना है हम लोगों को। 3 अंकों का एक प्रश्न होता है आपका। पहला प्रश्न है हमारा, अनिषेक जनन क्या होता है। ठीक है, तो अनिषेक जनन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बताएंगे। 3 अंकों में इसकी डेफिनेशन हमको देनी है। तो जनन की वह क्रिया जिसमें किसी जीव के अंडाणु बिना निषेचित हुए परिवर्तन कर जीव जन्म करते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है मधुमक्खी। आ रहा हूँ मैं आपको कि जनन की वह क्रिया जिसमें किसी जीव के जो अंडाणु होते हैं, ठीक है, बिना निषेचित हुए, उनका निषेचन नहीं होता है। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है, जो मतलब जो जीवों में जो नर और मादा के जो अंडाणु और शुक्राणु होते हैं वो मिलकर के क्या होते हैं, निषेचित होते हैं। तो इसमें किसी जीव के जो अंडाणु हैं वो बिना किसी शुक्राणु के, ठीक है, क्या है मतलब वहाँ शुक्राणु की आवश्यकता नहीं होगी, केवल अंडाणु अपने आप में ही क्या हो जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं। ठीक है, वो खुद ही में क्या करते हैं, परिवर्तन करके किसी जीव को जन्म दे देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, वो मतलब ऐसे जीवों का जो जन्म होता है वो अनिषेक जनन कहलाता है, जैसे कि मधुमक्खी आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, तत्वों की आवर्त सारणी क्या होती है। तत्वों की आवर्त सारणी क्या होती है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। हम सभी को पता है जो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। तो रासायनिक तत्वों को उनकी समान विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है, तत्वों की आवर्त सारणी कहलाती है। ठीक है, तो रासायनिक तत्वों को उनकी समान विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की व्यवस्था। इसमें रासायनिक तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। जो उनके परमाणु क्रमांक होते हैं उनके बढ़ते क्रम में इनको रखा जाता है। इनमें वर्तमान में यदि बात की जाए तो लगभग 118 ज्ञात तत्व हैं तथा इसका आविष्कार किसके द्वारा, मेंडलीव के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम बताएंगे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक या अचुंबकीय, किसी चुंबक या चुंबकीय पदार्थ द्वारा आरोपित बल का प्रभाव होता है। यह एक सदिश क्षेत्र होता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई चुंबक है, ठीक है, इसको डायग्राम से समझते हैं, ये कोई चुंबक है। ठीक है, तो इस चुंबक का जो क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाएगा, जहां तक इसके चुंबकीय, ठीक है, किसी चुंबक का या चुंबकीय पदार्थ के द्वारा जो बल आरोपित हो रहा होगा, तो जहां तक इस बल का प्रभाव रहेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।
इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा क्या होती है? ठीक है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या है हमारी, कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसकी दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर होती है। ठीक है, ये कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। जो विद्युत धारा है वो एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? ठीक है, तो पेटेंट एक कानूनी अधिकार है, हम सभी को पता है, जिसके तहत आप अपनी किसी खोज को, आपके द्वारा यदि कोई नवाचार किया गया, कोई नई चीज़ की खोज की गई, आविष्कार किया गया, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? अपने नाम से पेटेंट करा सकते हैं। अर्थात आपका उस पर क्या होता है? एकाधिकार स्थापित हो जाता है कि आप ही क्या करोगे? उसका मतलब निर्माण करोगे, उस उत्पाद, वस्तु, उत्पाद, सेवा जो भी है, ठीक है, उसका निर्माण आपके द्वारा होगा और वो आपके नाम से ही क्या होगी? मार्केट में बेची जाएगी। ठीक, कोई और उस पर अपना दावा जो है प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो ये एक पेटेंट का अधिकार होता है। इसका उत्तर भी इसी प्रकार देंगे कि पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसके मिलने पर किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा खोजे या बनाए गए किसी उत्पाद के निर्माण पर उसका एकाधिकार उसे प्राप्त हो जाता है। अर्थात वही केवल उसका निर्माण कर सकेगा, वही उसका विक्रय कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा हम लोग देंगे इसमें कि जीवों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता है। ठीक है, जो कि प्रजातियों के मध्य और उनके पारितंत्रों की विविधता को भी समावेशित करती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से तात्पर्य है कि जहाँ पर कोई ऐसा स्थान, ठीक है, जैव विविधता का स्थान कौन सा कहलाएगा? ठीक है, ऐसा स्थान जहाँ पर जीवों की या जो वनस्पति जो होती हैं, मतलब पादप जगत भी आता है उसमें, जीव जगत भी आता है, तो उनकी जो प्रजातियाँ हैं, ठीक है, उनकी कैसी पाई जाती है? काफ़ी ज़्यादा विविधता पाई जाती है, उनमें काफ़ी ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है। मतलब एक ही स्थान पर कई सारी जीव और जंतु होते हैं और पादप की प्रजातियां जो पाई जाती हैं, तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है? काफ़ी समृद्ध मानी जाती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत प्रजातियों में विभिन्नता होगी। ठीक है, अर्थात एक ही प्रजाति, मतलब अलग अलग प्रजातियों के जीव होंगे, प्रजातियों के मध्य उनके अंदर भी अलग अलग जीव पाए जाएंगे, एक ही प्रजाति में अलग अलग तरीके के, और उनके पारितंत्रों की विविधता को समावेशित करती है। ठीक है, इसके 3 प्रकार होते हैं। एक हो गया आनुवांशिक विविधता कहलाती है, दूसरी प्रजातीय विविधता और तीसरी पारितंत्र विविधता कहलाती है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द वॉल्टर जी रॉसन के द्वारा 1985 में दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीपीएस क्या होता है? जीपीएस आप सभी को पता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, और ये हमारी एक काफ़ी महत्वपूर्ण ज़रूरत बन गई है। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस ये एक वैश्विक नौवहन प्रणाली है। ठीक है, नेविगेशन क्या है? ये सिस्टम है जो कि अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। इसका उपयोग होता है भू सर्वेक्षण हो गया आपका, मानचित्रण, निगरानी आदि में किया जाता है। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत का अपना जो स्वदेशी जीपीएस सिस्टम है वो है IRNSS, जो भारत द्वारा विकसित क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है, रीजनल नेविगेशन सिस्टम इसको कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्र मिति क्या होता है? क्षेत्र मिति के बारे में बताया ना, मेंसुरेशन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मेंसुरेशन आप सभी को पता है, जहाँ पर लंबाई, चौड़ाई हो गया आपका, ठीक है, सर्कल हो गए आपके, जो ज्यामिति हैं, जो आकृतियाँ होती हैं, ठीक है, तो उनका क्या करना, उनकी मतलब क्षेत्रफल निकालना, उनका आयतन निकालना, तो ये सब गणना उसके अंतर्गत की जाती हैं। तो वही आता है, ये किसकी शाखा है? क्षेत्रमिति, ज्यामिति की एक शाखा, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, वृत्त, क्षेत्रफल और आयतन आदि को सुनिश्चित करने के लिए जो उससे संबंधित जो गणितीय प्रक्रिया है उनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन क्या होता है? ठीक है, तो सुदूर संवेदन हम सभी को पता है कि ऐसी मतलब प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, देखिए सेंस करना, किसी चीज़ को मतलब उसकी संवेदनशीलता को महसूस करना। ठीक है, ठीक, तो कैसे महसूस करेंगे? अब इसमें क्या होता है, सुदूर माने काफ़ी दूर, रिमोट एरिया में है, और बिना किसी भौतिक संपर्क को स्थापित किए उसके बारे में कोई जानकारी यदि हमको प्राप्त करना है तो वो टेक्निक क्या कहलाएगी? सुदूर संवेदन कहलाएगी। ठीक है, तो इसका उत्तर भी इसी प्रकार देंगे कि सुदूर संवेदन क्या है? सुदूर संवेदन अर्थात किसी वस्तु से भौतिक संपर्क के बिना उससे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना। जैसे कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा पृथ्वी की कक्षा से दूर स्थित होकर भी क्या किया जाता है, पृथ्वी के संबंध में जो आवश्यक सूचना है उनका संग्रहण किया जाता है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि दो व्यक्ति, अगर दो व्यक्तियों को ले लें कि एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, ये फिजिकली क्या नहीं कर पाएंगे, फिजिकली भौतिक रूप से संपर्क स्थापित नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला व्यक्ति इस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब वो कैसे करेगा? तो सुदूर संवेदन में क्या होता है, मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में ऐसे ऐसे उपकरण उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, जो मानचित्रण कर लेते हैं, ठीक है, धरती के अंदर जो खनिज होते हैं तो उनका
हाँ, मतलब जो ताप होता है या दाब होता है उसके आधार पर उनका पता लगा लेते हैं। तो मतलब फिजिकली वहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ऐसी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगला है मौसम में बदलाव, क्लाइमेट चेंज। अब देखिए ये जो ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद की काफ़ी बड़ी दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो सीधा शब्द दिया गया है वहाँ पर क्वेश्चन में, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन इसको कहते हैं, और हिंदी में दिया गया है मौसम में बदलाव। अब देखिए मौसम और जलवायु में काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। तो अब यदि आपने इंग्लिश में नहीं पढ़ा होगा और केवल हिंदी में पढ़ के आएंगे तो आप इसको मौसम में बदलाव के संदर्भ में लिख करके आ जाएंगे, और इंग्लिश मीडियम वाला लिख करके आएगा स्टूडेंट क्लाइमेट चेंज। तो जाहिर सी बात है उसको ही नंबर मिलना है, आपको तो नंबर मिलना ही नहीं है, क्योंकि पूछा ही नहीं गया है मौसम में बदलाव, वहाँ तो पूछा गया है जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो इसलिए आप एक बार इंग्लिश वाला जो पार्ट है उसको भी देख लिया कीजिए। और भी प्रश्न अभी आगे आएंगे, मैं बताऊंगा आपको, जहाँ अनुवाद के कारण क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले छात्र होते हैं उनके साथ कई बार धोखा हो जाता है, ठीक। तो क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आलोक में उत्तर लिख करके आ जाते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों को सटीक उत्तर लिखने को मिल जाता है, क्योंकि उनका प्रश्न जो है उनको सही समझ रहती है उसकी, ठीक है। तो अनुवाद के लिए आप क्या करें, थोड़ा एक बार इंग्लिश में प्रश्न को जरूर पढ़ें। चलिए दोस्तों इसका उत्तर देते हैं। सामान्यतः किसी निश्चित क्षेत्र में लंबे समय तक विद्यमान जो मौसमी दशाएं होती हैं उनका औसत क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है, तथा इस क्षेत्र विशेष की औसत जो मौसमी परिस्थितियों में यदि परिवर्तन आता है तो वो जलवायु परिवर्तन कहलाता है। तो आगे समझो आपको। अब देखिए मौसम के संदर्भ में आप लिख करके आते तो आपको नंबर नहीं मिलते कि मौसम में बदलाव क्या होगा। मौसम क्या होता है, स्थानीय दशाएं होती हैं, ठीक है, जो बदलती रहती हैं स्थानीय ताप दाब आदि के परिवर्तन के आधार पर, ठीक है। लेकिन जो जलवायु है वो कैसा होता है, एक क्षेत्र विशेष में, एक लंबे क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक कुछ मौसमी दशाएं यदि विद्यमान हो जाती हैं, ठीक है, तो उनका एवरेज जलवायु कहलाता है। और उन लंबे समय तक विद्यमान जो मौसमी परिस्थितियाँ हैं उनमें परिवर्तन जब आता है तो वो जलवायु परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसका कारण देख सकते हैं, कारण क्या है जलवायु परिवर्तन का, तो ग्रीन हाउस गैसों का अधिक उत्सर्जन हो गया, ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया, औद्योगिक प्रदूषण आदि। हमने क्या किया है, इसकी जो देखिए जलवायु परिवर्तन कोई ऐसी मानव जनित घटना नहीं है, ये एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है, नेचुरल फिनोमेना है जो होता रहता है, एक टाइम फिक्स है, मतलब इतने टाइम में ये होना ही है, ठीक है। पृथ्वी का जो साइकिल है, अर्थ का साइकिल है, ठीक है, उसमें ये जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया होनी ही होनी है। लेकिन मानवीय गतिविधियों ने क्या किया, इसकी दर जो है, इसकी जो रेट है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, इसकी तीव्रता को बढ़ा दिया है। अर्थात मान लीजिए 1000 साल में जलवायु परिवर्तन की घटना दिखाई देती थी, अब मानवीय गतिविधि ने उसको बढ़ा दिया है, तो 1000 की जगह और क्या हो गया, वो 500 साल में ही जलवायु परिवर्तन जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इसीलिए ये हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर रही है। अब आता है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। हम सभी को पता है भाई, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। मतलब कोई वस्तु जिस पर यदि आपने कोई बल लगाया है तो उस वस्तु के द्वारा भी आपसे समान रूप में विपरीत दिशा में क्या लगेगा, बल जो है वो लगाया जाता है। तो यही न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है। मतलब आप किसी में चांटा मार दोगे तो उसी तीव्रता से और उसी आवाज़ के साथ आपके गाल पर भी क्या होगा, थप्पड़ की गूंज आपको सुनाई देगी। तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो यही कहता है, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहलू वस्तु पर उतना ही बल लगाती है विपरीत दिशा में। इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे कि नाव से कूदते समय नाव जो है वो पीछे खिसक जाती है। हम लोग जब नाव पर से कूदते हैं, ठीक है, पानी में, तो नाव क्या होती है, हम नाव के ऊपर बल लगाते हैं, ठीक है, और नाव के द्वारा हमारे ऊपर बल लगाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, चिकित्सकीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है। जो चिकित्सकीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जो मेडिकल जो वेस्ट होता है आपका, जो बड़े बड़े अस्पतालों से, क्लिनिक से, हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेजेस से निकलता है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो मेडिकल जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो क्या होता है। तो जाहिर सी बात है भाई, यदि आपको ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पता है तो उसमें केवल चिकित्सकीय लग गया है, ठीक है। अब चिकित्सकीय लग गया मतलब कि जो मेडिकल वेस्ट होगा, जिसमें मेडिकल जो सर्जिकल उपकरण हो गए आपके, ठीक है, जो कई बार मानव अंग काटने पड़ते हैं, तो वो हो गया आपका, दवाइयाँ हो गई, चिकित्सा संबंधी मशीनें हो गई, उपकरण हो गए, तो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, इसी के अंतर्गत उनका प्रबंधन करना चिकित्सकीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, चिकित्सा संबंधी ठोस अपशिष्ट, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, एक्सपायरी दवाएं हो गई, चिकित्सा संबंधी मशीनें हो गई आपकी, अपशिष्ट अंग व चिकित्सा में प्रयुक्त हानिकारक सामग्रियों का उचित निपटान, जैसे कि जैविकीय तरीके, रासायनिक जो भी तरीका है अपनाया जा सकता है, चिकित्सकीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन होल, ठीक है। जो ओजोन छिद्र है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अभी हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है। ओजोन होल क्यों चर्चा में रहा है आप सभी को पता होगा, ठीक है।
क्योंकि जो ये मतलब भर गया है। अभी जो लॉकडाउन के दौरान पता चला है कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन होल है वो लगभग कैसा हो गया है, वापस से अपनी पूर्व स्थिति में जो है वो पहुंच गया है। ठीक है, तो ओजोन होल क्या है? समताप मंडल में स्थित ओजोन परत। समताप मंडल में जो स्थित है हमारी ओजोन जो लेयर है, ठीक है, उसमें सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। ठीक है, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण उत्पन्न छिद्र जो है वो क्या कहलाता है? ओजोन होल कहलाता है। और प्रमुख रूप से ये जो ध्रुवों पर ज़्यादा देखा जाता है, ये जो घटना है ओजोन होल की घटना, ये कहाँ पर? पोल्स जो है हमारे ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अर्थात अंटार्कटिका और आर्कटिका पर जो है ज़्यादा देखा जाता है ये घटना, ओजोन होल वाली घटना। अगला प्रश्न है, ये 2 नंबर मतलब प्रश्न क्रमांक 2 है, इसमें हमको 100 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर देने की। पहला है ऑक्सी श्वसन और दूसरा है अनऑक्सी श्वसन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, मतलब जो ऑक्सी श्वसन एवं अनऑक्सी श्वसन पर टिप्पणी हमको लिखना है। ठीक, तो देखते हैं इसका उत्तर देते हैं। ऑक्सी श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन से तात्पर्य है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया स्वरूप अर्थात ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या करते हैं? क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल व एटीपी जैसे उत्पादों का निर्माण करते हैं। सामान्यतः ज्यादातर यूकैरियोटिक जीवों में क्या होता है? ऑक्सीश्वसन होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक जीवों के तहत लगभग सभी जीवों व वनस्पतियों में के साथ कुछ जीवाणुओं में भी क्या देखा जाता है? ऑक्सीश्वसन देखा जाता है। अब आगे आपका अनऑक्सी श्वसन। अब अनऑक्सी लिखा हुआ है तो तात्पर्य क्या होगा? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ठीक है, अर्थात विदाउट ऑक्सीजन। इसके भी 2 चरण है। पहला चरण हो गया ऑक्सी श्वसन के समान, जो कि ग्लाइकोसिस की तरह ग्लूकोज से एटीपी उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, और दूसरे चरण में क्या होता है? ये किण्वन, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, किण्वन की प्रोसेस होती है, उसके रूप में होता है। इसमें ग्लूकोज, इथाइल, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल व ऊर्जा में विभक्त हो जाता है। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का विभाजन किसमें होता है? इसमें किण्वन जो प्रोसेस होती है उसमें इथाइल, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल, ऊर्जा में हो जाता है। जब प्रमुख रूप से जो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जो जीव होते हैं, जैसे यीस्ट, जीवाणु वगैरह हो गए, उनमें देखा जाता है अनऑक्सी श्वसन। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, धातु तथा अधातु पर संक्षेप में लिखें। ठीक है, तो जो मेटल और नॉन मेटल है उसके ऊपर संक्षेप में लिखना है हमको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे धातु क्या होती है। ठीक है, तो धातु की विशेषताएं बताएंगे कि भाई धातु क्या है। बचपन में आप सभी ने पढ़ा होगा साइंस की किताब में कि धातु कैसी है? ऊष्मा की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, धातु सामान्यतः ठोस रूप में ही पाई जाती है। ठीक है, इसका जो मतलब फॉर्म होता है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है। इसके अलावा यह चमकदार होती है। ठीक है, धातु जो होती है वो कैसी होती है? चमकदार होती है। ठीक, इसके अलावा ये होती है आपकी आघातवर्ध। ठीक है, आघातवर्ध व तन्यता के गुण लिए होती है, अर्थात इसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। यह प्राकृतिक रूप से अपचायक होती है। कैसी होती है? अपचायक, ऑक्सीकारक होती है, अर्थात इसमें जंग वगैरह जो है वो लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। उदाहरण है तांबा, चांदी, कार्बन आदि इसके प्रमुख उदाहरण हो गए। इसके बाद इसके बाद उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग होता है वाहन, उपकरण, औजार, भवन, आभूषण, बर्तन आदि में अलग अलग धातुओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अधातु की। ठीक है, अधातु क्या होती है? तो अधातु ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, इसके विपरीत धातु के विपरीत लिखेंगे अधातु का, तो ये ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है, यह चमक विहीन होती है, इसमें चमक नहीं पाई जाती है। और यह आघातवर्ध व तन्यता के गुण इसमें नहीं होते हैं, अर्थात इसको किसी भी रूप में नहीं ढाला जा सकता। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता, सोना, सीसा आदि आते हैं। ठीक है, नॉन मेटल में। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कृषि में जैव तकनीकी के अनुप्रयोगों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो जानकारी देंगे भाई, जो कृषि क्षेत्र है उसमें जैव तकनीकी के जो अनुप्रयोग हैं, अर्थात किस प्रकार के मतलब एप्लीकेशन क्या क्या हैं, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी देना है। तो सबसे पहले बताएंगे जैविक कारकों। जो जैविक कारक होते हैं हमारे, जैसे कि सूक्ष्म जीव हो गए, जंतु, पौधे की कोशिकाएं हो गई व अन्य अवयवों के नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों व सेवाओं का उत्पादन क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कृषि में जैव तकनीकी के निम्नलिखित अनुप्रयोग हैं जो पूछा गया, उसके संदर्भ में उत्तर देंगे। पहला हो गया अधिक उत्पादन में, अर्थात जो कृषि उत्पादन है उसको बढ़ाने में। दूसरा हो गया फसलों पर पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में। ठीक है, जो पर्यावरण के हानिकारक प्रभाव होते हैं उनको कम करने में। तीसरा है खाद्यान्न फसलों में पोषणात्मक गुणवत्ता की वृद्धि में, जो खाद्यान्न फसल होती हैं उनमें पोषण बढ़ाने में। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि पर जो निर्भरता है उसको कम करने में।
ठीक है। इसके अलावा बीटी जीन तकनीक के द्वारा सूखा, लवण, कीट एवं रोग प्रतिरोधी बीजों का क्या करना, विकास करना, जैसे कि बीटी कॉटन, ये काफ़ी फेमस रहा है। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर हो गए आपके, बायो पेस्टिसाइड हो गए, इनके द्वारा क्या किया जा सकता है, सतत कृषि जो है वो उसकी अवधारणा को फलीभूत किया जा सकता है। उत्तक संवर्धन, ठीक है, ट्रांसजेनिक फसलें, विभिन्न फसल प्रणालियों के लिए एकीकृत पोषक प्रबंधन विकास आदि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, जो अनुप्रयोग हैं किसमें, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में लिखिए। ठीक है, तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हम सभी को पता है, ठीक है, कौन कौन से हैं उनके बारे में बताएंगे। पहले बताएंगे ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत होते क्या हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं तथा जो कभी समाप्त नहीं होते और इनका हम क्या कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत या गैर पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया आपका, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सूर्य की बात करें, सौर ऊर्जा की, तो सूर्य की किरणों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको सौर ऊर्जा कहा जाता है, जबकि पवनों के द्वारा, जो पवन चक्कियों के द्वारा प्राप्त ऊर्जा है उसको पवन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार समुद्र की तरंगों से जो प्राप्त ऊर्जा है वो तरंगीय ऊर्जा कहलाती है। भूमि के अंदर स्थित तापीय ऊर्जा, इनका प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके अलावा जैसे बायोगैस हो गया आपका, बायोमास में अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वह पेड़ पौधों से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जैसे रतनजोत से बायोडीजल, धान की भूसी से बिजली, गोबर गैस से जो घरेलू गैस है वो प्रयोग मतलब बनाई जाती है। तो ये सब कुछ अनुप्रयोग हो गए हैं। ठीक है, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हो गए ये। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण नियमों की आवश्यकता क्यों है और पर्यावरण नियमों को बनाने और उनको लागू करने में आने वाली समस्याओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट क्या है प्रश्न का, पर्यावरण नियमों की आवश्यकता क्यों है, तो बताएंगे भाई क्यों आवश्यकता है, कारण बताएंगे। पर्यावरण नियमों को बनाने और उनको लागू करने में जो समस्याएं आती हैं उनके बारे में भी हमको यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर कैसे देंगे हम लोग, पर्यावरण का असंतुलन एक वैश्विक समस्या है। खैर ये तो हम सभी को पता है, ग्लोबल जो है वो क्या है, ये चैलेंज हो गया है, वैश्विक समस्या हो गई है। एवं पर्यावरण का संरक्षण एक वैश्विक जिम्मेदारी भी है। भाई जब समस्या वैश्विक है तो जिम्मेदारी भी कैसी होगी, वैश्विक होगी। इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए नियम बनाना आवश्यक है। ठीक है, अब बात करें भारत की, तो भारतीय संविधान में क्या किया गया है, अनुच्छेद 48 का व 51 का में वन पर्यावरण व वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 48 का में कहा गया है हमारे यहाँ और 51 का में भी कहा गया है। इसी के आलोक में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जैसे कानून बनाए गए हैं, परंतु इनके समुचित क्रियान्वयन व उन्हें अधिक प्रभावी बनाने में निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भाई चुनौतियां कौन कौन सी हैं वो भी तो देखना है ना हमको। तो पहली चुनौती हो गई प्रशासनिक उदासीनता। हम सभी को पता है जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, ठीक है, वो हमेशा ही पर्यावरण के प्रति कैसी रहती है, उदासीन रहती है, और जो विकास की नीतियां उनको लागू करने पर ज़्यादा फोकस उनका रहता है। इसके अलावा जो उद्योगपति, राजनीतिक हो गए, प्रशासनिक जो व्यवस्था का क्या अनैतिक गठबंधन, ठीक है, इसके कारण भी क्या होता है, ये लागू नहीं हो पाते हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार के कारण भी इनको लागू करने में, इनके क्रियान्वयन में समस्या आती है। ठीक है, इसके अलावा नागरिकों में पर्यावरण के प्रति निम्न जागरूकता। ठीक है, हम सभी को पता है जो जागरूकता का स्तर है नागरिकों में पर्यावरण के संदर्भ में वो काफ़ी निम्न स्तर है उसका, इसीलिए इतने प्रकार के प्रदूषण हमको देखने को मिलते हैं पर्यावरण पर, इतने ज़्यादा, ठीक है, जो हानिकारक प्रभाव देखने को हमको मिलते हैं। पर्यावरण के ऊपर विकासात्मक नीतियों को प्राथमिकता, ठीक है, सरकारों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, ठीक है, उद्योगपतियों के द्वारा जो होता है, जब विकसित जो राष्ट्र की नीतियां होती हैं वो क्या करती हैं, पर्यावरण को हाशिए पर रख देती हैं और विकास की जो नीतियां होती हैं उनको प्राथमिकता ज़्यादा देती हैं। ठीक, मानव की बढ़ती भौतिक आकांक्षाएं, ये भी एक समस्या है। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जो क्या है पर्यावरण के संदर्भ में बताए गए। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है। ठीक है, संक्षेप में समझाइए। भाई 3 नंबर में हमने न्यूटन का तृतीय नियम देखा था, अब 6 नंबर में हमको न्यूटन का जो पहला नियम है, ठीक है, गति का, वो बताना है। तो हम सभी को पता है जड़त्व का जो नियम होता है, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया इसको बोलते हैं, जड़त्व का नियम, कि जो वस्तु जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहेगी, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। आ रहा समझ में, अर्थात कोई गति मतलब वस्तु गतिमान है तो वो गति की अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित करके उसको रोका ना जाए, या फिर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो इसको जड़त्व का नियम कहा जाता है।
ठीक है। तो इसी को देखते हैं हम लोग क्या क्या किस प्रकार लिखेंगे। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इस प्रकार है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि वह गति की अवस्था में है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में क्या होगी, गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। इस प्रकार इस नियम से जड़त्व एवं बल की अवधारणा प्राप्त होती है। इसे जड़त्व अवस्था का नियम भी कहा जाता है। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे कि कार, बस आदि में अचानक चल देने से क्या होता है, उसमें जो बैठे यात्री होते हैं उनको पीछे की ओर धक्का लगता है, ठीक है, ये तो हम सभी ने अनुभव किया होगा। इसके अलावा किसी गिलास के ऊपर ताश का पत्ता रखकर उसके ऊपर सिक्का रखा जाए तथा कार्ड को हम क्या करें, एकदम से खींच लेते हैं, तो क्या होगा, कार्ड तो गति की अवस्था में आ जाएगा, लेकिन जो सिक्का है वो गतिमान नहीं होगा, इसीलिए सिक्का क्या होगा, कांच के गिलास में गिर जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, पर्यावरण विघटन के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों की संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। ठीक है, तो पर्यावरण विघटन, अब देखिए ये भी मतलब इसका भी थोड़ा वो था, ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम था, इसको मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बोला जाता है, तो पर्यावरण निम्नीकरण इसको कहा जाता है। ठीक है, निम्नीकरण। अब यहाँ पर पर्यावरणीय विघटन लिखा हुआ है तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको ट्रांसलेशन में, ठीक, तो इसको निम्नीकरण भी कह सकते हैं, पर्यावरण का निम्नीकरण, ठीक है, पर्यावरणीय ह्रास भी कहते हैं इसको, या पर्यावरणीय निम्नीकरण भी कहते हैं, या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इसको कहा जाता है। यहाँ पर विघटन लिखा है, विघटन का तात्पर्य होता है कंपोजिशन। ठीक है, तो देखते हैं पर्यावरण विघटन से आशय क्या है। पर्यावरण विघटन से आशय ऐसे हानिकारक एवं विषैले पदार्थों से है जो पर्यावरणीय तत्वों पर भौतिक, रासायनिक व जैविक परिवर्तनों के द्वारा क्या करते हैं, हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे मानव व जीव जंतुओं पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन्हें निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला हो गया अजैविक कारक, दूसरा हो गया जैविक कारक। ठीक है, तो पहले देखेंगे अजैविक कारक। अजैविक कारक क्या होते हैं, इसके अंतर्गत ऐसे हानिकारक जहरीले रासायनिक प्रदूषणकारी पदार्थ आते हैं जो सामान्यतः प्रकृति में उपस्थित जीवों द्वारा निम्नीकृत अर्थात डिकम्पोज नहीं होते तथा लंबे समय तक पर्यावरण में के निम्नीकरण में अर्थात एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में योगदान देते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब अजैविक कारक वे होते हैं जिसमें ऐसे हानिकारक जहरीले और विषैले रासायनिक पदार्थ आते हैं जो प्राकृतिक रूप से क्या होंगे, प्रकृति में विघटित नहीं होते हैं। ठीक है, उनका विघटन आसानी से नहीं होता है प्राकृतिक रूप से, और लंबे समय तक वो क्या होते हैं, पर्यावरण में बने रहते हैं, और धीरे धीरे पर्यावरण में क्या करते हैं, वो उसकी कमी करते रहते हैं, उसका निम्नीकरण करते रहते हैं। उदाहरण हो गया DDT, मर्क्यूरिक एसिड, ठीक है, फिनोलिक यौगिक आदि, ये सभी हो गए। इसके बाद आता है जैविक कारक। जैविक कारक क्या होते हैं, इसके अंतर्गत वे तत्व शामिल किए जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से अपघटित होते हैं। ठीक है, मान लीजिए घरेलू कचरा, आपके जो अपशिष्ट पदार्थ हो गए घरेलू, मतलब जिनका प्रकृति में प्राकृतिक रूप से क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, लेकिन इस डिकम्पोजिशन के दौरान भी क्या होता है, कुछ हानिकारक पदार्थ जो होते हैं वो प्रकृति में, पर्यावरण में इनके द्वारा छोड़े जाते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, तो ये पर्यावरण में क्या करते हैं, अवांछित पदार्थों का उत्सर्जन कर प्रदूषण के द्वारा पर्यावरण के निम्नीकरण में भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नैनो टेक्निक क्या है, नैनो तकनीकी क्या है, इसके संभावित अनुप्रयोगों को संक्षिप्त में लिखिए। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में बताना है, और इसके जो एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो भी बताना है हमको। ठीक है, तो दोनों का उत्तर देते हैं इसका। पहले बताएंगे नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। तो नैनो आकार कितना होता है, 1 से 100 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁹ मीटर तक के पदार्थों के अध्ययन व उनसे जुड़ी तकनीकों को नैनो तकनीकी कहा जाता है। अर्थात नैनो आकार के कणों को व्यवस्थित, ठीक है, नैनो आकार के जो कण होते हैं उनको व्यवस्थित व नियंत्रित रूप से जोड़कर इच्छित स्वरूप व कार्य क्षमता की वस्तु के निर्माण से संबंधित जो तकनीक है वो नैनो तकनीक कहलाती है। ठीक है, इसके अनुप्रयोग क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसके अनुप्रयोग बताएंगे, इसके संभावित अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। पहला हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में। अब चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म स्तर की सर्जरी, जो काफ़ी माइक्रो लेवल की जो क्या होती हैं सर्जरीज होती हैं, ठीक है, उनमें इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा होगा। किसी विशेष अंग तक दवा वितरण करने में, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। नैनो फाइबर्स, ठीक है, शल्य चिकित्सा में,
नैनो रोबोट्स के द्वारा शरीर के अंग विशेष की चिकित्सा आदि में। अब देखिए नैनो टेक्निक से क्या होता है, काफ़ी छोटे छोटे सर्जिकल उपकरण बनेंगे, एकदम महीन बारीक। हम सभी को पता है जैसे एंजियोप्लास्टी एक होता है जिसमें हार्ट में क्या किया जाता है, स्टेंट डाला जाता है, ठीक है। उसमें एक काफ़ी पतला तार होता है जिसमें कैमरा लगा होता है, ठीक है। तो वो एकदम नैनो कैमरा होता है, ठीक है, जो हमारी धमनी होती है उसमें डाला जाता है और सीधे हमारे हार्ट में जाकर के वो क्या होता है, पहुंचता है। जांघ के नीचे से एक कट लगाया जाता है, ठीक है, वहाँ से वो नस में क्या होता है, वो तार डाला जाता है और वो अंदर कैमरे से पूरा अंदर की स्थिति बताता है कि हार्ट की नसों में कितना ब्लॉकेज है कहीं पर, ठीक है, हार्ट क्यों, मतलब क्या समस्या है वहाँ पर, क्यों ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है, सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है, तो वो सब बताता है। और मान लीजिए वहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो वो स्टेंट उसी के सारे वहाँ पर जो है वो क्या किया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको एंजियोप्लास्टी बोला जाता है। तो ये इस प्रकार की जो छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, इसी प्रकार हमारे ब्रेन में भी वो डाल करके देखा जाता है तार गर्दन के पीछे से नस के द्वारा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्या होती हैं चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बूम ला दिया है नैनो टेक्नोलॉजी ने, ठीक। इसके अलावा नैनो रोबोट्स की बात करें या नैनो रोबोटिक मेडिसिन की बात की जा रही है, ठीक है। आने वाले समय में क्या ऐसी मेडिसिन होंगी जो छोटे छोटे रोबोट्स होंगे। मान लीजिए आपको पेन है आपके पैर के अंगूठे में, तो आप दवा आपके मतलब शरीर में इस प्रकार नैनो रोबोट्स के द्वारा भेजी जाएगी, वो सीधे वहीं पर जहाँ तकलीफ है सीधे वहीं पर उस दवा को लेकर के वो रोबोट जो है पहुँच जाया करेंगे शरीर में। तो कई सारी टेक्निक्स जो है उन पर काम किया जा रहा है, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में। इसके बाद आता है कृषि के क्षेत्र में, तो नैनो उर्वरक हो गए आपके, ठीक है, नैनो कीटनाशी, ठीक है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है उसमें हो गया आपका भंडारण, संरक्षण, गुणवत्ता सुधार आदि में जो है इनका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल की बात करें तो ऑटोमोबाइल में मशीनों में घर्षण को कम करने में, ठीक है, ग्राफीन जैसे जो पार्टिकल होते हैं नैनो पार्टिकल को हल्के व मजबूत वाहन बनाने में इनका उपयोग होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के आकार को कम करने में, हम सभी को पता है आजकल मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारे हाथ में एक तरीके से पूरा का पूरा कंप्यूटर हो गया, ठीक है, तो कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी आदि हो गया। रक्षा के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो नैनो सेंसर्स डेवलप करने में, काफ़ी छोटे जो दिखाई ना दे, ठीक है, स्टील से जो विमान होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। सूक्ष्म ड्रोन हो गए, काफ़ी माइक्रो ड्रोन्स इनको कहते हैं, हल्के व मजबूत बुलेट प्रूफ कवच बनाने में, ठीक है, इनका उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार मानव जीवन को बेहतर बनाने में नैनो तकनीकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती जा रही है, ठीक है, और आने वाले समय में इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी मानव जीवन में यदि बात की जाए नैनो टेक्नोलॉजी की चीज़ों को एकदम सूक्ष्म आकार प्रदान करने में। आपको पता होगा आप ऐसे मोबाइल फ़ोन और टीवी आ गए हैं जो फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, इनको फोल्ड करके आप बैग में रख सकते हो, पॉकेट में रख सकते हो, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त समूह पर लघु टिप्पणी लिखिए। जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनके ऊपर टिप्पणी हमको लिखनी है, तो रक्त समूह पर लघु टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो रक्त समूह पर लिखेंगे हम लोग, मानव में पाए जाने वाले रक्त का समूह में विभाजन किसके द्वारा किया गया था, लैंडस्टीनर, ठीक है। तो बताएंगे मानव में पाए जाने वाले रक्त का समूह में विभाजन, मतलब जो ब्लड होता है उसका ग्रुप्स में डिवाइड, विभाजन किसने किया, 1902 में लैंडस्टीनर ने किया था। उनके अनुसार क्या होता है, सभी मनुष्यों में रक्त समान नहीं होता है, अर्थात जो ब्लड है रंग तो सबका समान होता है, लेकिन रक्त की जो कंडीशन होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सभी मनुष्यों में समान नहीं होते हैं। बल्कि मानव में क्या होता है, 4 रक्त समूह पाए जाते हैं, ए बी बी ओ, ठीक है, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे ए बी और ओ। लैंडस्टीनर के अनुसार मानव रक्त के लाल रक्त कणों की कोशिका कला में 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं। लैंडस्टीनर ने बताया था कि मानव का जो ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होते हैं, उनमें 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी पाए जाते हैं। तथा प्लाज्मा की बात करें तो 2 प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं एंटीबॉडी व एंटीजन की जो उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर मानव में 4 जो ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं, ठीक है। अब किसी में क्या एंटीबॉडी और क्या एंटीजन होगा उसके आधार पर उसका ब्लड ग्रुप जो है वो निर्धारित तो होता है, ठीक। तो पहला जो चार्ट हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। रक्त समूह की बात करें तो सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, तो ए ब्लड ग्रुप में केवल ए एंटीजन होगा, आरबीसी में एंटीजन कौन सा होगा, ए, और एंटीबॉडी कौन सा होगा इसमें, बी, प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी। बी की बात करें ब्लड ग्रुप जो बी होगा तो इसमें केवल एंटीजन कौन सा होगा, बी, और एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, जो एंटीजन होंगे आरबीसी में ए और बी दोनों पाए जाएंगे, लेकिन इसमें एंटीबॉडी ना तो ए होगा और ना ही बी होगा। और ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये इसमें एंटीजन तो अनुपस्थित रहता है और इसमें एंटीबॉडी दोनों होती हैं, ए और बी, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा जो 300 शब्दों में जिनका उत्तर हमको देना है, ठीक है। तो जो लघुत्तरीय प्रश्न हो गए, अति लघुत्तरीय हो गए, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हम लोग देंगे, ठीक। तो पहला प्रश्न हमारा, जलवायु परिवर्तन के कारण एवं निदानात्मक उपायों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए।
ठीक है। तो जो जलवायु परिवर्तन की बात की जा रही है, क्लाइमेट चेंज की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसके कारण क्या क्या हैं और इसके लिए क्या क्या उपाय जो हैं वो उनका संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो इसका उत्तर हम लोग देंगे। सबसे पहले बताएंगे जलवायु परिवर्तन क्या है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक रूप से दीर्घकाल में घटित होने वाली परिघटना है। पहले भी हमने डिस्कस किया था कैसा ये नेचुरल फिनोमिना है, किंतु आधुनिक मानव के मध्य विकास की होड़ ने इस घटना की अवधि में तीव्रता ला दी है। ठीक है, अर्थात ये जो घटना है ये अब जल्दी जल्दी होने लगी है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमारी गतिविधियों ने इसमें तीव्रता ला दी है एवं यह अपने निर्धारित प्राकृतिक समय से पूर्व भी अत्यधिक तीव्र गति से हानिकारक प्रभाव दिखाने लगी है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारण हैं। अब कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, तो पहले तो प्राकृतिक कारण, दूसरे मानव जनित कारण। ठीक है, तो सबसे पहले बताएंगे प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, प्राकृतिक कारणों में जो प्राकृतिक रूप से होते हैं, सौरिक विकिरण हो गया आपका, ठीक है, ज्वालामुखी क्रियाएं हो गई आपकी, दावानल जो जंगल में आग लग जाती है, ठीक है, वो भी एक कारण है प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत। जैसे अभी अमेजोन के जंगल में लग गई थी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी। महासागरीय धाराएं, ये भी एक प्रमुख कारण है। महाद्वीपीय विस्थापन जो होता रहता है हमारा प्लेटों में, वो भी एक कारण है। पृथ्वी का अपनी कक्षा में सूर्य का परिक्रमण, ठीक है, इसके कारण पृथ्वी की जो स्थिति होती है सूर्य के सापेक्ष वो बदलती रहती है। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक जो परिघटनाएं हैं, ठीक है, तो ये सब क्या करती हैं, ये प्राकृतिक कारण हैं जलवायु परिवर्तन के लिए, जो टाइमली होते हैं, ये समयबद्ध रूप से होते हैं। लेकिन मानव जनित कारकों ने क्या किया है, इनकी तीव्रता को बढ़ा दिया। मानव जनित कारक कौन से हैं भाई, सबसे पहला ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, सबसे अहम कारण है। ठीक है, वायुमंडलीय एरोसोल, वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण होते हैं प्रदूषण के, वो एरोसोल कहलाते हैं। भूमि उपयोग में परिवर्तन आदि ये कैसे हैं, मानव जनित कारण है। ठीक है, तो उपरोक्त मानव जनित कारकों ने प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली जलवायु परिवर्तन की घटना की गति को तीव्र कर दिया है, जिसके हानिकारक प्रभाव जो हैं वो इस प्रकार हैं। अब प्रभाव क्या है, आप ऐसे बना करके आ सकते हैं जैसे मैंने बनाया हुआ है, या आप फ्लो चार्ट बना के लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रभाव हैं, जैसे कि वन्य जीवन पर संकट आ गया है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, बाढ़, सूखा एवं आग जैसी प्राकृतिक घटनाओं की बारंबारता में वृद्धि, स्थलाकृतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं हमको, जो उच्चावचीय स्थिति है पृथ्वी की उसमें, तापमान में वृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, आर्थिक हानि, कृषि उत्पादकता में कमी, महामारी का प्रकोप आदि, ये सब क्या है, इसके प्रभाव हैं, हानिकारक प्रभाव हैं। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन से और इन प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई निदानात्मक प्रयास किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। अब ये प्रयास क्या क्या हैं, जैसे कि वैश्विक प्रयास पहले देखेंगे, फिर राष्ट्रीय स्तर के प्रयास देखेंगे। तो वैश्विक उपाय की यदि हम बात करें, तो वैश्विक प्रयासों में सबसे पहले देखेंगे हम लोग, जैसे कि आपका REDD+, ठीक है, तो ये एक समझौता है, रीड इसको बोलते हैं। तो रीड का तात्पर्य क्या, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट। ठीक है ना, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये हो गया रीड। और रीड प्लस इसके तहत क्या किया गया, संरक्षण, सतत प्रबंधन व कार्बन स्टॉक को भी शामिल किया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल ये 1997 में लाया गया। IPCC, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988 में आया। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1994 में लाया गया। यूनाइटेड नेशन का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो प्रतिवर्ष होता है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ये कुछ अहम महत्वपूर्ण वैश्विक प्रयास हैं। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास जो हैं वो, उसमें प्रमुख रूप से आता है आपका NAPCC 2008 के तहत लाया गया था, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके तहत 8 लक्ष्य जो है वो लाए गए थे, जैसे कि राष्ट्रीय सोलर मिशन, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारितंत्र की सततता हेतु राष्ट्रीय मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, जलवायु परिवर्तन पर, ठीक है, राष्ट्रीय मिशन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मिशन जो है वो इसके तहत संचालित किए गए थे। इसके अलावा NAPCD नेशनल एक्शन प्लान ऑन, ठीक है, क्लाइमेट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो जो मरुस्थलीकरण जो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन में बोलते हैं इसको, तो मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय एक्शन प्लान है वो NAPCD कहलाता है। इसके अलावा ग्रीन क्लाइमेट फंड में भारत ने योगदान किया हुआ है। इसके अलावा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर भारत में ज़्यादा बल दिया जा रहा है। अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स भारत में बनाए जा रहे हैं, जैसे कि रीवा में बनाया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक एवं राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता योजना लाई गई है। प्रत्येक शहर में क्या किया जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वहाँ पर मेंटेन किए जा रहे हैं। वन एवं वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं भारत में। नेशनल पार्क,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्वों की स्थापना की जा रही है। ठीक है, गंगा नदी जल संरक्षण योजना हो गया आपका, वनारोपण योजना आदि ऐसे कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। इस प्रकार यदि बात की जाए तो इस प्रकार जलवायु परिवर्तन एक निरंतर घटित होने वाली परिघटना है। बस आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि मानवीय गतिविधियों के कारण इसकी तीव्रता में जो वृद्धि हुई है उसे सतत प्रयासों के द्वारा संतुलित कर इसके प्राकृतिक संतुलन को पुनः स्थापित किया जाए। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा ई वेस्ट प्रबंधन पर संक्षिप्त लेख लिखिए। ठीक है, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? ये अभी 3 नंबर में 6 नंबर में ही पढ़ा था ये प्रश्न, और अब 15 नंबर में भी इसको उत्तर देना। तो देखिए, पहले हमने पढ़ा था चिकित्सकीय ठोस अपशिष्ट, इसी में था वो क्वेश्चन, और ये ई वेस्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? ई से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक, तो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल जो होता है, ठीक है, जो अपशिष्ट जो मटेरियल है, ठीक है, वो निकाला जाता है, कचरा इसको बोल सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ई वेस्ट कहलाता है, और उसका मैनेजमेंट करना ई वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। तो सबसे पहले बताएंगे ई वेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर तथा उससे संबंधित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर तथा उससे संबंधित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कैमरे, मोबाइल फोन तथा उनसे जुड़े अन्य जो उत्पाद क्या होते हैं, जब चलन से बाहर हो जाते हैं, जब उपयोग से बाहर हो जाते हैं, तो इन्हें संयुक्त रूप से ई कचरा या ई वेस्ट कहा जाता है। आप सभी को पता है मोबाइल फ़ोन की यदि हम बात करें तो रोज़ कोई ना कोई नया मॉडल जो है वो लॉन्च हो जाता है। आप आज कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हो और 1 महीने बाद कोई नया मॉडल फिर आ जाता है, और आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो कैसा हो जाता है, मतलब अनअपडेटेड हो जाता है, मतलब वो चलन में नहीं रहता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, मतलब ये एक तरीका बन गया है लोगों का जीवन का कि वो हर महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में मोबाइल फ़ोन बदलते रहते हैं, गाड़ियाँ बदलते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गए, कंप्यूटर, मोबाइल, इस प्रकार के, तो ये सब जब वेस्ट हो जाते हैं, चलन से बाहर हो जाते हैं, इनका उपयोग आप नहीं करते हैं, तो ये पड़े पड़े सड़ते हैं। ठीक है, और ये क्या है, कचरे का रूप धारण कर लेते हैं, तो यही कचरा क्या कहलाता है? ई वेस्ट कहलाता है। ठीक है, अब भारत की यदि हम बात करें तो भारत जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनमें धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, तो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है उसी अनुपात में ई वेस्ट में भी क्या हो रही है, वृद्धि देखी जा रही है। ठीक है, ई कचरे की बात करें तो वर्तमान में ये काफ़ी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्या बनता जा रहा है। ठीक है, इनसे निकलने वाले विषैले रासायनिक तत्व, क्योंकि जो काफ़ी विषैले रासायनिक तत्व इनमें होते हैं, ठीक है, निकलने वाले जो विषैले रासायनिक तत्व हैं वो मनुष्य एवं जीव जंतुओं पर कई प्रकार के गंभीर व हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इन ई अपशिष्ट पदार्थों का समुचित रूप से क्या निस्तारण एवं विघटन इस प्रकार से करना जिससे खाद्य श्रृंखलाओं व पर्यावरण पर इसके प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके, वह ई अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। अब ई अपशिष्ट प्रबंधन के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो इनके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला उपाय होगा हमारा इसका सुरक्षित उपचार एवं निस्तारण प्रमुखतः 5 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, जो तरीका है इसके निस्तारण का, निपटान का, तो 5 प्रकार कौन से हैं आप ऐसे बता सकते हैं। एक हो गया आपका रीयूज, ठीक है, रीयूज, रिसाइकलिंग, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। भस्मीकरण, इंसिनरेशन, भस्मीकरण, अर्थात इनको इस प्रकार जलाया जाता है कि ये राख का रूप धारण कर लेते हैं। दूसरा हो गया इनको भूमि में काफ़ी गहराई में दबा देना, सिक्योर्ड लैंडफिलिंग। तीसरा हो गया रीयूज, जो रीयूज लायक हैं, ठीक है, पुनः प्रयोग योग्य उनको प्रयोग किया जा सकता है। अम्ल द्वारा धातु की पुनः प्राप्ति, ठीक है, कई ऐसे जो है वो मतलब ई वेस्ट होता है जिनमें मेटल का उपयोग होता है, तो एसिड्स के द्वारा क्या किया जाता है, उस मेटल को दोबारा प्राप्त करके पुनर्प्रयोग योग्य बनाया जाता है। रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रीकरण, रिसाइकलिंग हो गया। और रिड्यूस की कोशिश की जाए कि कम से कम जो है वो ई वेस्ट उत्पन्न हो। तो ये कुछ प्रकार हैं जिनके द्वारा ई वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में एक न्यू सर्कुलर विजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स नामक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, किसने? यूनाइटेड नेशन ने न्यू सर्कुलर विजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स नामक रिपोर्ट में ई अपशिष्ट के बढ़ते भार पर चिंता जताई है। ठीक है, तथा 2021 तक बताया है कि 52.2 मिलियन टन, लगभग 6.8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति जो ई वेस्ट है इसकी पहुंचने की आशंका बड़ा बताई है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर यदि बात किया तो भारत सरकार द्वारा भी निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये प्रयास कौन कौन से हैं? पहला हो गया आपका ई अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान नियम बनाए गए 2011 में, ठीक है, जिन्हें 2016 में संशोधित भी किया गया है।
इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के द्वारा इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होते हैं उनके द्वारा इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ई कचरा मनुष्य एवं पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है तथा ई वेस्ट प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाना समय की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो पार्ट ए है 2016 की मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र का ये यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट बी के साथ मिलेंगे, खंड बा के साथ मिलेंगे इस प्रश्न पत्र के। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें शेयर अवश्य करें अपने किसी मित्र को, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ कहीं भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर इसको शेयर अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पहल को आप पहुँचाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।